हाय गर्ल्स। आज आप लोगों का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा ऑलरेडी कर कर लिया था एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के चैप्टर में, जो हमने कीन्स का थ्योरी पढ़ा था उस वक्त। आज हम लोग इसको एक विस्तृत रूप से और बहुत ही गहराई से इसको देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोज़गारी की समस्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। हर प्रकार को हम लोग अलग अलग से देखेंगे, इसके कारण क्या होते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट and how it is different from full employment levels. What are the different kinds or types of unemployment that are prevalent all around the world and especially in economies like India? What are the causes of unemployment and its effects on the economy? तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण रोजगार उस अवस्था को कहा जाता है जब सभी व्यक्तियों को जो काम करना चाहते हैं तथा काम करने के लिए समर्थ हैं, उनको जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है यानी प्रचलित मजदूरी दर है, उस पर रोजगार या काम प्राप्त होता है ना। सो वी नो दैट full employment means a situation in an economy when all the people who are willing to work and who are capable of working do get work at the prevalent or current wage rates. तो जिनको भी काम करने की इच्छा है, काम करने की क्षमता है, उनको उस चालू मजदूरी दर पर, उस समय के चालू मजदूरी दर पर काम मिलता है। और सभी लोग जब काम कर रहे हैं उस मजदूरी दर पर, तो हम कहते हैं कि ये अवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था या स्थिति है। तो इसमें दो बातें हमें समझनी पड़ेगी। सो वी हैव टू अटेंड और वी हैव टू स्ट्रेस एम्फोसाइज ऑन टू फैक्टर्स या टू बेसिक थिंग्स। पहला कि पूर्ण रोजगार मतलब हर एक व्यक्ति काम करे या हर एक व्यक्ति को काम मिल जाए, ऐसा नहीं है। That means full employment is not a situation where every human being or every resident is getting work or working is not possible. It is not realistic. Why? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ लोग जो होंगे, जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, या ऐसे लोग जो मानसिक या शारीरिक रूप से हेल्दी या स्वस्थ नहीं हैं, कमज़ोर हैं, इनको भी हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी आश्रित जनसंख्या में इनका गिनती करते हैं। और हम मान के चलते हैं कि ये काम नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की इच्छा शक्ति भी नहीं होती है और उनको रोज़गार या काम उपलब्ध कराने का प्रश्न भी नहीं उठता है। सो दे डू नॉट कम अंडर द, यू कैन से, परव्यू और द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयड और वर्कफोर्स। तो इनको हम श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं करते। वी डोंट इंक्लूड देम इन लेबर फोर्स। ओके। इसके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको हम कह सकते हैं बेकार धनी यानी आइडल रिच, जिनमें सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, काम कर सकते हैं, उनमें क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, उनमें क्षमताएं हैं, मानसिक और शारीरिक क्षमताएं हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं और जीवन गुजारने के लिए उनके पास काफ़ी सारा धन है, पहले से धन है। ये धन हो सकता है कि उनका बाप दादा की कमाई हो सकता है पैतृक संपत्ति इतनी है कि उनको कमाने की ज़रूरत ना हो, या ये भी हो सकता है कि उनके लिए कोई कमा रहा है, कोई अर्जित कर रहा है धन। जैसे मैक्सिमम जो हम देखते हैं होम मेकर्स लेडीज़ होती हैं, पढ़ लिख के शिक्षित है, वो काम कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो घर पे बच्चों को संभालती हैं। उनके पति या घर का कोई परिवार का कोई सदस्य काम करता है और इनकम अर्न करता है, यानी आय अर्जित करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं करते हैं। तो हम बेरोज़गार किसको कहेंगे? अब हम आते हैं कि अगर पूर्ण रोज़गार की स्थिति हम समझ लिए हैं, तो इससे कुछ विकृत होगा, कुछ हटके होगा, कुछ डाइवर्शंस, या आप कह सकते हैं कुछ डिफरेंस होगा, तभी हम इसको कह सकते हैं कि वो बेरोज़गार की स्थिति है
है ना, कुछ डिविएशंस होना ज़रूरी है। तो ये डिविएशन किस रूप में होगा? ये डिविएशन इस रूप में होगा कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं, यानी इच्छा है, दे हैव द डिज़ायर, द विल टू वर्क, लेकिन उनके लिए उसी प्रचलित मजदूरी दर पर, करंट वेज रेट पर काम नहीं है। इच्छा है, सामर्थ्य भी है, दे आर केपेबल एंड दे आर विलिंग, बट दे डू नॉट गेट वर्क एट दैट प्रेवलेंट वेज रेट। इनको हम कहते हैं बेरोजगार व्यक्ति। और जब ऐसी स्थिति आती है तो इसको कहा जाता है बेरोजगारी। ओके, तो अनएम्प्लॉयड पीपल किनको कहेंगे? दोज हु आर इनवॉलेंटरीली आइडल, यानी जो अनैच्छिक रूप से बेकार बैठे हैं। इनको बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बेकार बैठने में इनको आप कह सकते हैं इट्स अ फोर्सफुल आइडलनेस। वो अपनी इच्छा से नहीं, अनैच्छिक रूप से बेकार बैठते हैं। उनको बेकार बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कार्य या काम नहीं होता है। अब हम आते हैं इस बात को समझने के लिए कि बेरोजगारी दर या बेरोजगारी को समझना क्यों ज़रूरी है। कोई भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक बीमारी की तरह होती है, क्योंकि बेरोजगारी से कई सारे प्रॉब्लम्स या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हम हमारे इसी चैप्टर के एंड में हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स यानी प्रभाव पर, कि किस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों पे या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाओं पर, विभिन्न एक्टिविटीज़ पर इसका प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव इतनी गहरी होती है कि कई बार हम अर्थव्यवस्था की इन समस्याओं से एक देश को उभार नहीं सकते हैं। और जब ये बेरोज़गारी चिरकालीन हो जाती है तो ना केवल ये एक समस्या की तरह रहती है, बल्कि ये वो उस रोग की तरह रह जाती है जो हमेशा से बंधी हुई रहती है और हमेशा से एक दुखदाई समाज को जन्म देती है। और इसकी मात्रा जब बढ़ने लगती है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कई दिशाओं में इसकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और काफ़ी गहरी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ज़रूरी होती है कि किसी भी देश की उन्नति या विकास के लिए बेरोज़गारी का दर कम रहे या ना रहे, ज़ीरो रहे, और अगर है तो उस दर को मापना, जानना, और उस बेरोज़गारी दर से ये पता हो जाता है कि उस देश की स्वास्थ्य कैसी है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरामीटर which projects the health of a nation, of an economy. If the unemployment rate is low, we can say the economy is healthy, means everybody is working, so there is productivity, there will be output, higher levels of production, and national income will be higher, and so would be the economic growth. विकास के लिए बेरोज़गारी का स्तर नीचे होना बहुत ज़रूरी है। तो बेरोज़गारी दर है क्या? बेरोज़गारी दर को नापने के लिए हम क्या करते हैं? बेरोज़गारी दर को नापने के लिए जो भी बेरोज़गार लोगों की संख्या होती है, उस संख्या को हम कुल श्रम बल की संख्या से भाग देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है बेरोज़गारी की दर। और बेरोज़गारी दर ही वो एक आंकड़ा होता है जो समय समय पर अर्थव्यवस्था की बेरोज़गारी अथवा रोज़गार की स्थिति को वर्णन करती है। Now let us move on to the types of unemployment. अब हम बेरोज़गारी के प्रकारों पर आते हैं। सबसे अहम बात होती है कि बेरोज़गारी किस प्रकार की बेरोज़गारी है। उसी प्रकार की बेरोज़गारी का असर अलग होगा, इम्पैक्ट अलग होगा, उसके कॉजेज़ अलग होंगे। बेरोज़गारी का पहला हम लोग लेते हैं ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोज़गारी, यानी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। ये डिपेंड करता है कि बेरोज़गारी क्यों हो रही है, क्या वो लोगों की इच्छा से हो रही है या अनिच्छा से हो रही है। अगर कुछ लोग सामर्थ्य हैं, केपेबल हैं काम करने के लिए, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में हम उसको कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ऐच्छिक या स्वैच्छिक बेरोज़गारी। यानी लोग अपनी इच्छा से, अपने डिज़ायर से, विलिंगनेस से बेरोज़गार हैं। ओके, लेकिन इसका विपरीत होता है तब
जब लोग काम करने के लिए इच्छा रखते हैं लेकिन काम नहीं मिल पाता है, या तो उनके लायक नहीं मिल पाता है या काम ही नहीं मिल पाता है, तो उनको बेरोज़गार रहना पड़ता है। और एंड दिस काइंड ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ सम फोर्सफुल सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। ये एक बाध्य कर देती है एक स्थिति जबकि लोगों को बेरोज़गार रहना पड़ता है, बावजूद इसके कि उनकी इच्छा होती है कि वो कोई भी काम या उनके लायक कुछ काम करें। तो इसको कहा जाता है अनैच्छिक बेरोज़गारी। सेकंड में आते हैं हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पर। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात इसको हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी। Frictional unemployment is a very temporary condition. This occurs when an individual is out of his current job and looking for another job. So you can say that it is a gestation period or the time period of shifting between jobs or the time period of waiting for a job. It may also occur when a person is just freshly out of an institution or education degree qualification and is waiting to get hold of a job. So the probability of getting a job is high in a developed country and low in underdeveloped economy. So, but still, whatever be the economic structure, if unemployment is of frictional nature, then it stays only for a short duration of time and the people very soon get hold of some work or the other and they no longer remain unemployed. पहले तो हम समझे कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। ये लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है और ये एक ऐसी स्थिति होती है जब कुछ आर्थिक परिवर्तन के कारण या कुछ व्यक्तियों को थोड़े समय के लिए काम नहीं मिल पाता है और बेरोज़गार रहना पड़ता है। कुछ लोग जो श्रम शक्ति में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई है और वो रोज़गार के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार करते हैं किसी नौकरी के लिए या काम के लिए, तो कुछ समय के लिए वो बेरोज़गार रहते हैं। कई बार बेहतर रोज़गार के लिए लोग एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य ढूंढते हैं बेहतर आय के लिए और कुछ समय अवधि के लिए, जब तक कि उनको दूसरा कार्य नहीं मिल जाता है वो बेरोज़गार रहते हैं। इसीलिए इसको एक अल्पकालीन अवस्था कहा गया है और इसको ज़्यादा इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता उतनी नहीं देखी जाती है क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही बेरोज़गार होते हैं। कई बार ये भी संभव होता है कि रोज़गार के विषय की जानकारी नहीं होती है लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पीपल डू नॉट नो वेयर एग्जैक्टली दे कैन गेट अ जॉब, सो दे वेट फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, दे हंट फॉर इन्फॉर्मेशन। वो ऐसी सूचनाओं के लिए इंतज़ार करते हैं। जैसे ही उनको कहीं से सूचना मिल जाती है तो वो माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, फिर उनको वहाँ पे कार्य मिल जाता है। तो इसीलिए ऐसी बेरोज़गारी बहुत एक गंभीर समस्या नहीं होती है क्योंकि कुछ समय बाद लोगों को फिर से रोज़गार मिल जाता है और इसीलिए इसको एक शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, इसे अल्पकालीन बेरोज़गारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Structural unemployment occurs due to the structural changes within an economy. This type of unemployment occurs when there is a mismatch between the skilled workers in the labor market and the job requirement. So, some of the causes are basically geographical immobility, that is, difficulty to moving to a new work location, rigidity of migration, difficulty in learning a new skill, introduction of new technologies which leads to dislocation of labor who are unskilled or not correctly skilled or trained.
And such unemployment depends on the growth rate of an economy and the structure of the industry or the pattern of industrial growth of an economy. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं या ढांचागत बेरोज़गारी कहते हैं। ये बेरोज़गारी अर्थव्यवस्था की ढांचा के कारण यानी संरचना के कारण उत्पन्न होती है। अगर अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन होता है तो कई बार उसका जो प्रभाव होता है वो होती है बेरोज़गारी। पहले इसको समझते हैं क्यों और कैसे। एक सीमा तक ऐसी बेरोज़गारी हर गतिशील अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। कोई भी आर्थिक परिवर्तन अगर अर्थव्यवस्था में होती है, मान लीजिए मांग में परिवर्तन होता है कुछ कारण से, तो कुछ उद्योगों की अवनति होने लगती है क्योंकि उनकी मांग गिरने लगती है। मान के चलते हैं ऐसा। इससे क्या होता है, जिन उद्योगों में मांग की कमी होने लगती है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है, तो उनमें श्रमिक जो है वो बेरोज़गार होने लगते हैं और उन्हें नए रोज़गार प्राप्त होने तक बेरोज़गार ही रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई बार होता है कि उत्पादन की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन आ जाता है, हायर लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो इससे पुरानी जो तकनीक है उसमें जो लोग निपुण थे, कुशल थे, कौशल थे, वो बेरोज़गार होने लगते हैं और तब तक बेरोज़गार रहते हैं जब तक वो नए तकनीक को सीख ना जाए और या नया कला कौशल अर्जन ना कर ले। तो इस प्रकार के बेरोज़गारी में व्यक्तियों को थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर नया रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है और नई नौकरियां भी उपलब्ध की जा सकती हैं। ये भी बहुत लंबे समय की बेरोज़गारी नहीं होती है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई यानी एक आप कह सकते हैं एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है कि लोगों को अपना स्किल एनहांसमेंट यानी अपने कौशल को बढ़ाना होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति जैसे पहले आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा कि जब 1990 में जो है बैंक्स का जो कंप्यूटराइजेशन हुआ, एक बहुत बड़ा टेक्निकल चेंज था। उससे पहले बैंकों के जो खाते थे वो सही मायने पे बुक अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे, ठीक है, सब कुछ लिखित होता था। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया और बैंकों में कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें इस तकनीकी बदलाव के कारण क्या हुआ, सब कुछ अब कंप्यूटराइज्ड होने लगा। सब कुछ, सारे जो बैंक एक्टिविटीज़ हैं, सेविंग्स कहिए, आज आप कंप्यूटर में घर बैठे आप बैंकिंग कर सकती हैं, है ना। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एटीएम मशीन में जाके आप पैसा निकाल सकती हैं, पैसा डाल सकती हैं डिपॉजिट अकाउंट में, या आप अपना सेविंग्स अकाउंट का या कोई भी खाता हो उसका आप पासबुक आप अपडेट कर सकती हैं किसी भी एटीएम में जाके। तो ये सारी सुविधाएं कैसे हुई, टेक्नोलॉजी से हुई। जो तकनीक से पहले का कार्य होता था उससे काफ़ी अपग्रेड हो रहा है और दिन ब दिन ये अपग्रेडेशन चलता ही जा रहा है। तो हुआ यूँ कि जो लोग कंप्यूटर शिक्षित नहीं थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। उनको VRS यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया कि आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उनके लिए कार्य नहीं बचा। जो नए लोग थे उनको कंप्यूटर सीखना पड़ा, टेक्निक सीखना पड़ा। और आज का की जो हालात है उसमें हर 6 महीने, हर साल में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको नए नए तकनीक का ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो इस तकनीक से काम कर पाए, काम को आगे बढ़ा के लेके जाए। तो ये इस एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया। इसी तरह से हर एक इंडस्ट्री में ऐसे लहर दौड़ती है, ऐसी आप कह सकते हैं सिचुएशंस, परिस्थितियाँ आती है जब तकनीकी परिवर्तन के कारण लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सीख नहीं पाते, इसके लिए उनको काम से निकाला जाता है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता काफ़ी कम होने लगती है।
एक और परिस्थिति बहुत कॉमन परिस्थिति है जो सामने आती है, और वो होता है रिजिडिटी टू माइग्रेट। कई बार आप सुनते हैं कि लोग नौकरी छोड़ देते इस वजह से क्योंकि उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दूसरे जगह पे जाके रहना, बसना या नए से एक जगह को समझना, वहाँ पे कार्य करने की जो क्षमता है या जो एंथुजियाज़म है या जो एनर्जी लेवल है या एटीट्यूड है, ये सब में नहीं होता है। और कई लोग इसलिए उस नौकरी को छोड़ देते हैं, उस कार्य को छोड़ देते हैं और अपना घर, अपना परिवेश, अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके कारण भी बेरोज़गारी पनपती है, और इस तरह की बेरोज़गारी का कारण है संरचनात्मक बदलाव, और इसीलिए इसको संरचनात्मक बेरोज़गारी कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे कहा जाता है क्षेत्रीय बेरोज़गारी, जो क्षेत्रों में अलग अलग बेरोज़गारी का दर पाया जाता है। इसे हम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रीय बेरोज़गारी में डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which occurs because of the region specificities. Some regions are specially weak. कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खास तौर पर कमज़ोर होते हैं. They are unattractive to firms or they do not have much scope of industries. जिन क्षेत्रों के पास उद्योगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन या ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है, या अधिक उद्योग वहाँ लग नहीं सकता कोई ना कोई वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कल्चरल वजह हो, चाहे वो इनपुट्स ना हो, अनअवेलेबिलिटी की वजह हो, यानी साधन की उपलब्धता की समस्या हो। तो कोई भी समस्या के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या उद्योग ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो क्षेत्र जो है वो रोज़गार के मामले में या रोज़गार के आप कह सकते हैं दिशाओं में कमज़ोर होते हैं, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाई होते हैं। ख़ास तौर पर हम भारत की जब कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, विद द डिक्लाइन ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो कुटीर उद्योग हैं, उनके पतन के बाद एक बहुत बड़ी बेरोज़गारी की समस्या फेस करते हैं। और यहाँ पर अधिकतम जगह पर, अधिकतम रूरल एरियाज़ में बेरोज़गारी का दर काफ़ी ऊंचा होता है। कई तरह की बेरोज़गारी इसमें पाए जाते हैं, हम लोग धीरे धीरे उस पर जाएंगे। लेकिन क्योंकि शहरों के अनुपात में उस गाँव में ज़्यादा बेरोज़गारी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र थोड़े से अनअट्रैक्टिव एंड वीक होते हैं, और इसलिए वहाँ पे बेरोज़गारी अधिक होती है। शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है, लेकिन शहरों में भी बेरोज़गारी मिलती है, और अलग तरह की बेरोज़गारी मिलती है। जैसे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट शहरों में अधिक है, यानी लोग शिक्षित होकर भी बेरोज़गार घूमते हैं। गांव में डिस्गाइज्ड या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है, यानी मौसमी बेरोज़गारी ज़्यादा मिलती है। तो दोनों क्षेत्रों में बेरोज़गारी विद्यमान होती है, लेकिन अलग अलग दरों पर और अलग अलग प्रकार में। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रकार की बेरोज़गारी है और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक उतार चढ़ाव को अर्थशास्त्री व्यावसायिक चक्र भी कहते हैं। सो ऑल दीज फ्लक्चुएशंस ऑफ द इकोनॉमी आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड साइकिल्स। एंड जो भी उतार चढ़ाव होते हैं ये मंदी अथवा समृद्धि की ओर जाते हैं। सो ईदर इट इज़ अ बूम और अ रिसेशन और अ डिप्रेशन। व्यावसायिक चक्रों के अंतर्गत पूंजीवादी देशों में कभी मंदी होती है तो कभी समृद्धि उत्पन्न होती है। चक्रीय बेरोजगारी मंदी की स्थिति में ही पैदा होती है। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट occurs usually and mostly when there is a recession or when there is a downturn in the economy. क्योंकि
ऐसी स्थिति में जो मांग होती है, कुल मांग होती है अर्थव्यवस्था की, वो गिरने लगती है, बिकॉज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस। और इसी के कारण श्रम की मांग भी गिरने लगती है। एंड बिकॉज एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज, द डिमांड फॉर लेबर विच इज़ अ डिराइव डिमांड, जो कि व्युत्पन्न मांग होती है, it also decreases. And at the time of recession, unskilled and surplus laborers become unemployed. और ऐसी मंदी की स्थिति में जबकि मांग गिर रही है वस्तुओं की और श्रमिकों की भी मांग गिरने लगती है, तो उद्योग उन्हीं को रखना चाहता है जिनकी उत्पादकता काफ़ी ऊंची है या जिनकी कुशलता का स्तर काफ़ी ऊंचा हो या सटीक हो। तो इसलिए अकुशल मज़दूरों की संख्या जो ज़्यादा होती है उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, या जो एक्स्ट्रा लेबर है, अतिरिक्त जो श्रम है, उनको निकाल दिया जाता है और यही लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। और इसके कारण जो है मंदी में ये इस तरह की बेरोज़गारी ज़्यादा पनपने लगती है। इसका स्पष्टीकरण और आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन कीन्स ने अपने बेरोज़गारी और रोज़गार तथा उत्पादन के सिद्धांत में रखा था। इसलिए हम इसको केन्शियन बेरोज़गारी या केन्शियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। कीन्स के अनुसार देश में निवेश के कम होने के कारण ही समस्त मांग में कमी आती है और इसीलिए बेरोज़गारी पैदा होती है। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, just because the investment in the entire economy decreases, it leads to a decrease in the aggregate demand. And that is why there is unemployment in the economy. और ये केवल और केवल साइक्लिकल होती है, यानी ये एक चक्र की तरह घूम के आती है। और ये जो अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक चक्र होते हैं, जो बिजनेस साइकिल होते हैं, व्यापारिक उतार चढ़ाव की क्रियाएं होती हैं, उसके साथ ही ये परिवर्तन होता है। आज मैंने आप लोगों को 5 तरह की बेरोज़गारी समझाया है। अगले वीडियो में हम लोग कल दूसरे तरह की बेरोज़गारियों को, जो अन्य प्रकार की बेरोज़गारियां हैं, उनको हम लोग डील करेंगे। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज का लेक्चर समझा है। हर एक प्रकार की बेरोज़गारी का आप नोट्स बनाएं और डेफिनेशन को भी लिखें। और जहाँ पे अगर आपको कोई भी बेरोज़गारी नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे लिख के बताएं। ओके।